अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भूख, महंगाई और बेरोजगारी को बुनियाद बनाकर सिंकिंग इकोनॉमी अंडर इमरान खान यानी इमरान खान दौरे हुकूमत में डूबती हुई मईशत के नाम से मुल्की मईशत का खाका पेश कर दिया है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के पहले 3 साल की कारकर्दगी का मवाजना मुस्लिम लीग नून के 5 साला दौरे इक्तदार से बड़ी तफसील के साथ किया गया है। 9 नुकात पर मुश्तमिल इस रिपोर्ट में शरह नमू, गुर्बत और बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई, कौमी दिफा, कर्जा जात, बजट खसारे, गर्दिशी कर्जे और ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर खा इजाफा न करने पर तहरीक इंसाफ और कड़ी तनकीद की गई है। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक मीटिंग थी और उसमें अकाबरीन की जानिब से खिताब करते हुए किस तरह हुकूमत को हदफ तनकीद बनाया गया, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। ये जो आपको बताते हैं ना 4% ग्रोथ हो गई, जब आपने इकोनॉमी को तबाह कर देंगे, आपके पास 100 रुपए हो, आप 15 जाया कर दें और फिर 85 पे आ जाएं और फिर 90 पे आ जाएं और कहें जी मैं 4% ग्रोथ कर ली है, अवाम की जेब में तो कुछ नहीं गया। जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत काम कर रही थी उसी शरह पर चलता रहता, कोविड का इम्पैक्ट भी ले लेते तो पाकिस्तान की GDP आज 368 अरब डॉलर होती। ग्रोथ है वो नीचे जाती रही, टैक्स रेवेन्यू नीचे जाता रहा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीचे जाती रही, एक्सपोर्ट्स नीचे जाते रहे, डेवलपमेंट बजट नीचे जाता रहा, फिस्कल डेफिसिट बढ़ता रहा, इन्फ्लेशन बढ़ती रही और ये कहते रहे कि चमन में बहार आ रही है। पाकिस्तान के गरीब, पाकिस्तान के मेहनत कश, पाकिस्तान के मजदूर, मुतवसत तबका वो लंगर खाना नहीं मांग रहे, वो कारखाना मांग रहे हैं। मुस्लिम लीग नून ने दावा किया है कि वो शरह नमू 5.8% पर छोड़कर गए 2018 में, जबकि उनके दौरे हुकूमत में शरह नमू मुसलसल 4% से ज्यादा रही। हर साल उनके दौरे इक़्तिदार में शरह नमू बढ़ती रही। रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया गया तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में शरह नमू 2019 में 2.1%, 2020 में मनफी 0.5% रही। इस बार हुकूमत को तवक्को है कि शरह नमू 3.94% रहेगी, लेकिन गैर जानिबदार माहिरीन मुबस्सिरीन इसे महज सियासी दावा करार दे रहे हैं कि हुकूमत तो क्लेम कर रही है कि 3.94% होगी, ये सिर्फ क्लेम है। नून लीग का दूसरा नुक्ता गुर्बत और बेरोजगारी के हवाले से था। नून लीग के मुताबिक उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में 2 करोड़ अफराद को खते गुर्बत से निकाला, 30 लाख अफराद को रोजगार फराहम किया, जबकि मौजूदा हुकूमत ने 50 लाख अफराद से रोजगार छीना। यही नहीं बल्कि 2 करोड़ अफराद को खते गुर्बत की लकीर से नीचे धकेल दिया। महंगाई की शरह पर नुक्ताचीनी करते हुए नून लीग ने इल्जाम आयद किया है कि मौजूदा दौरे हुकूमत में फीकस आमदन 18% कम हुई है। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा हुआ है, आटा, चीनी और बुनियादी जरूरत की अशिया महंगी हुई हैं और यह शरह 10% से तजावुज कर चुकी है। कौमी दिफा के मंसूबों पर भी तहरीक इंसाफ दौरे हुकूमत में कोई खातिर खा काम नहीं हुआ है। सूबों को हिस्सा मिला और न ही टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कोई इकदाम किए गए। मुस्लिम लीग नून की रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया गया कि तहरीक इंसाफ ने मुल्की तारीख में सबसे ज्यादा कर्ज लेकर एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। सिर्फ 3 बरस के दौरान तहरीक इंसाफ ने 13,000 अरब का कर्ज लिया, जबकि वाजिबात को शामिल किया जाए, अगर लाइबिलिटीज शामिल कर ली जाए तो तकरीबन 15,000 अरब से ये कर्जाजात तजावुज कर जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 71 बरस के दौरान जितने कर्ज लिए हैं अभी तक, अगर मुल्क की तारीख उठाकर देख ली जाए तो जितना डेट बर्डन बढ़ा है मुल्क पर, तहरीक इंसाफ ने सिर्फ 3 बरस में इन कर्जों का 54% ले लिया है। यानी जितने मुल्क की तारीख में कर्ज लिए गए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दावा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने 54% उस टोटल डेट में ऐड किया गया है। नून लीग ने अपने दौरे इक़्तिदार से मवाजना करते हुए कंपैरिजन दिया है और बताया है कि तहरीक इंसाफ ने कोई मंसूबा लगाया और ना ही अवाम को रोजगार दिया, लेकिन इसके बावजूद सालाना औसतन 4,747 अरब रुपए का इजाफा किया गया। जबकि नून लीग की हुकूमत ने बिजली के मंसूबे लगाए, सड़कें बनाई, अवाम को रोजगार के मौके फराहम किए, इसके बावजूद सालाना 2200 अरब रुपए का औसतन कर्ज लिया। यानी जो नून लीग ने कर्ज लिया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत से कहीं कम था। नून लीग की रिपोर्ट के मुताबिक अवाम पर टैक्स का बोझ बढ़ाने के बावजूद हुकूमत अपने टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम रही। जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस है, FBR की परफॉर्मेंस बड़ी पुअर रही उसकी कलेक्शन में, जबकि नून लीग ने अपने 5 बरस के दौरान टैक्स रेवेन्यू में 2 गुना इजाफा करते हुए 1.9 खरब से बढ़ाकर इन रेवेन्यूज को 4 खरब कर दिया। यानी तकरीबन डबल है, तकरीबन 2 गुना हो गया। तहरीक इंसाफ ने 3 बरस के दौरान 5 FBR के चेयरमैन तब्दील किए, मगर अहदाफ हासिल करने में फिर भी नाकामी रही। मालियाती खसारे के हवाले से रिपोर्ट में इल्जाम आयद किया गया कि इस वक्त मुल्क का मालियाती खसारा 10,000 अरब से तजावुज कर चुका है। इसके अलावा रिपोर्ट में गर्दिशी कर्जों का जिक्र है, जो सर्कुलर डेट में इजाफा हुआ है। तो यह भी कहा गया है कि बिजली की कीमतों में 60% इजाफे के बावजूद
मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ये सर्कुलर डेट पहुंच चुका है। गर्दिशी कर्ज में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। इसके अलावा बजट खसारे, टैक्स टू जीडीपी में इजाफे, बरामदात और गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर खा इजाफा ना करने पर भी तहरीक इंसाफ हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई है। तनकीद के नश्तर बरसाए गए हैं। जहाँ तनकीद हुई है वहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से 10 मुतालबात भी रखे गए हैं कि इन मुतालबात को अगले बजट में केटर किया जाना चाहिए। अब पहले मुतालबे की तरफ बढ़ते हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से किया गया है। पहला मुतालबा यह है कि महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत में की चक्की में जो आवाम पिस रही है उस पर मजीद टैक्सेस का बोझ ना डाला जाए, यानी जो टैक्स बर्डन है वो आवाम पर इंक्रीज ना किया जाए। बिजली के नरखों और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे से बाज रहा जाए। नून लीग की जानिब से मुतालबा किया गया कि सी पैक पर काम की रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ तरक्याती बजट में इजाफा किया जाए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से तजवीज़ करदा पेशावर कराची ML1 की तामीर में सहूलत कार का किरदार अदा किया जाए। आला तालीम के बजट में इजाफा किया जाए। हायर एजुकेशन पर स्पेंडिंग्स बढ़ाई जाए। 5 बरामदी सेक्टर्स पर जो टैक्स छूट है, टैक्स इस्तिस्ना है, उसको फिर से रीइंफोर्स किया जाए। वो टैक्स जो है वो छूट दी जाए उसी तरह से जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में दी थी। बेहतर मैनेजमेंट और पॉलिसी के साथ जारी अखराजात को बेहतर किया जाए। पावर सेक्टर में इस्लाहात मुतारिफ कराई जाए। स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को फलने फूलने के मौके फराहम किए जाए। और फिर हुकूमत से यह मुतालबा भी किया गया है कि खते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वाले पाकिस्तानियों को एहसास प्रोग्राम और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सहूलत दी जाए। दूसरी जानिब जहां पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मुतालबात रख रही है, कंपैरेटिव एनालिसिस किया जा रहा है, वहीं पर हुकूमत ने मुस्लिम के तमाम तर दावों, नारों और इल्जामात को यकसर मुस्तरद कर दिया है। को मालूम है कि डार साहब ने उनकी इकोनॉमी के साथ क्या ने हशर किया, तो वो जो छोड़ के गए तो वो फिर किसने भुगता? पीटीआई की हुकूमत ने भुगता। अरे भाई, मैंने अगर 1500 अरब रुपए का मेरा हर साल मेरा डेट सर्विसिंग ज्यादा होगी तो आप उसको जरा ऐड कर लेना। 3 साल के भी में 500 अरब तो वही हो जाता है। वो तोहफा दिया हुकूमत ने कि इतनी जो फ्रेजाइल पोजीशन थी, पाकिस्तान डिफॉल्ट के करीब था जब इमरान खान को हुकूमत मिली, तो सिर्फ 2.5 साल के बाद आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे और ये ऐलान कर रहे होंगे कि ग्रोथ वापस 4% पे आ गई है। कोविड के बावजूद आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो 2016 से अब तक की बुलंद तरीन सतह पे हैं और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे था वो अब अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस में है। आपको पता है कि रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट रुपए और डॉलर का जो था वो 40% मसनूई था। अगर वो आप इनबिल्ट कर ले तो इनका जो जीडीपी का साइज जो ये 313 कह रहे थे पहले साल में, वो 261 है असल में। आज वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन साहब, हमाद अजहर साहब और फिर खुसरो बख्तियार साहब की जानिब से एक ब्रीफिंग दी गई है जिसमें मुल्क की मईशत का खाका पेश किया गया और जो क्लेम्स किए जा रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से उनको यकसर मुस्तरद किया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत इस वक्त बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि असल में ये जो डेटा पेश किया जा रहा है ये बिल्कुल फोर्ज्ड है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने रिकॉर्ड डेफिसिट्स छोड़े हैं जिसको ओवरकम करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने कोशिश की। और इस वक्त जो जीडीपी प्रेडिक्ट की जा रही है इस फिस्कल ईयर के लिए वो 3.94% है। सिर्फ 3.94% के ऊपर इक्तफा नहीं कर रही गवर्नमेंट, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि बतदरीज इसको बेहतर किया जाएगा, इसको बढ़ाकर 5% पर ले जाया जाएगा, 5% से इसको एक्सीड करके 6% पर ले जाया जाएगा। लेकिन एक कॉमनर ये सवाल कर रहा है कि अगर ये सब कुछ बेहतर है, मामलात बेहतर हैं, जो पिक्चर हुकूमत पेंट कर रही है वो बिल्कुल उसी तरह से है, तो फिर एक कॉमनर को रिलीफ कब मिलेगा? वो मुतालबात जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून कर रहे हैं कि क्या उन मुतालबात को तस्लीम किया जाएगा? क्या हुकूमत उन मुतालबात को तस्लीम करने की मुतहम्मिल हो सकती है कि कॉमनर को रिलीफ फराहम हो सके? एक गैर जानिबदार पर लेंगे इस वक्त माहिर इक्तसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इस वक्त हुकूमती और अपोजिशन माशी टीमें आमने सामने दिखाई दे रही हैं, एक दूसरे पर नुक्ताचीनी की जा रही है, लेकिन इस वक्त जो पिक्चर पेंट कर रही है हुकूमत हमारी इकोनॉमी की, वो आपको किस कदर मुस्तरद, कितनी क्रेडिबल दिखाई देती है? देखिए, इस वक्त दोनों अपोजिशन भी और हुकूमती जमात भी मईशत के साथ सियासत कर रहे हैं। ऑपोजिशन वाले जो हैं वो अपने पसंदीदा इशारे जो नीचे जा रहे हैं वो अवाम के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं, माइल कर रहे हैं कि इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। दूसरी तरफ हुकूमती जो है नुमाइंदे हैं, हुकूमती पार्टी जो है वो अपने पसंदीदा इशारे सामने ले आती है। हकीकत ये है कि ये सियासतदानों के इशारे ज़रूर होंगे, आम पाकिस्तानी को माइल करना कि आपकी मईशत बहुत अच्छी जा रही है या बहुत बुरी जा रही है, वो ना तो कोई मईशत दान कर सकता है, ना वो वज़ीर आज़म साहब कर सकते हैं, ना वो वज़ीर ख़जाना कर सकते हैं।
जो भी पाकिस्तानी बाजार जाता है आटा खरीदने के लिए, चीनी खरीदने के लिए, माहाना अपना बिजली का बिल देता है, उसको पता है कि उसके घर की मईशत जो है वो किस सिमत में चल रही है, क्या वो बुरी है या वो अच्छी है। उसको समझाने की जरूरत नहीं है। आप यकीन कीजिए, आपको मईशतदान नहीं चाहिए ये समझाने के लिए कि आपकी मईशत बड़ी बुरी जा रही है या बड़ी अच्छी जा रही है। देखिए, सवालात जो उठाए जा रहे हैं आम पाकिस्तानियों की तरफ से, वो 3 या 4 बड़े सवाल हैं और उनकी 3 या 4 माशी इशारे जो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। वो ये पूछ रहे हैं कि आज से 3 साल पहले अगर 35 रुपए का किलो आटा बिक रहा था तो आज हमें 75 रुपए का क्यों मिल रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। जब हुकूमत से इसकी वजह पूछी जाती है तो जवाब दिया जाता है कि हमारे रिजर्व्स बहुत बढ़ गए हैं। फिर सवाल उठता है कि चीनी की कीमत 55 रुपए से 100 रुपए पे क्यों पहुंच गई, क्या वो नीचे आएगी। अगर ये सवाल पूछा जाता है तो उसका जवाब मिलता है कि भाई हमारा वो LSM लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग बड़ी तेजी से तरक्की कर रहा है। बिजली का पूछा जाए कि 3 साल पहले 11 रुपए का यूनिट होता था, आज 22, 23, 24 बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये सवालात हमने हुकूमत के सामने रखे तो हुकूमत ये तौजीह पेश करती है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें। वो हमें समझाने की कोशिश करते हैं कि आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसकी आप बात कर रहे हैं उसको देखा जाए, आप बिगर कैनवस के अंदर देखें। तो हम उनसे बात करते हैं कॉमनर की, कि एक कॉमनर को जैसे आप फरमा रहे हैं कि 35 रुपए किलो आटा था 75 में कैसे पहुंचा, 55 रुपए किलो चीनी थी वो 110 रुपए पर कैसे पहुंच गई, बिजली के टैरिफ में 60% इजाफा कैसे हुआ। तो फिर आइंदा बजट में देने के लिए हुकूमत के पास आम आदमी को कुछ दिखाई दे रहा है सर? आम आदमी को क्या मिलेगा हुकूमत? देखिए, बजट के हवाले से फरवरी के महीने में जो वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान की थी वो IMF के साथ एक मुआहदा कर चुकी है और उस मुआहदे में जो 3 बड़े उसके सतून हैं, वो पहला ये है कि 1200 अरब रुपए का इजाफी टैक्स लगना है, 900 अरब रुपया बिजली की मद में इजाफी इकट्ठा करना है और कोई 144 बिलियन रुपीस जो है वो जो टैक्स एग्जेम्पशन थी कॉर्पोरेट सेक्टर के पास वो वापस लेनी है। अब हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमारे एक नए वजीर खजाना आ गए। अब जो आलमी मालियाती इदारे हैं वो तो वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदे करते हैं, वो किसी एक खास वजीर खजाना के साथ नहीं करते हैं। अब नए वजीर खजाना साहब आए हैं, वो कह रहे हैं कि ये तीनों चीज़ें हम नहीं करेंगे, कि हम बिजली के रेट भी नहीं बढ़ाएंगे, हम इजाफी टैक्सेस भी नहीं डालेंगे। तो ये हम क्या पैगाम भेज रहे हैं कि हमारा एक वजारत खजाना फरवरी के महीने में कुछ मुआहदा करता है और फिर मई के महीने डॉक्टर साहब असल में 2 मंजरनामे पेश करने की कोशिश की जा रही है ना। अभी हुकूमत ये कह रही है कि असल में महंगाई अगर थी तो वो हफीज शेख साहब की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से थी। अब शौकत तरीन साहब आते हैं तो वो ये कहते हैं कि ना तो नया टैक्स लगेगा ना बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, बल्कि हम IMF के साथ नेगोशिएशंस करेंगे। आपको लगता है सर कि IMF जो है वो हुकूमती टर्म्स के ऊपर बात करने के लिए तैयार हो जाएगा? ऑलरेडी जब आपने उनसे नेक्स्ट ट्रांच के लिए मुआहिदा कर लिया, जो आपके आउटगोइंग फाइनेंस मिनिस्टर थे वो ऑलरेडी उनके साथ टर्म्स तय करके चले गए, तो क्या IMF को काबिल कबूल होंगी ये शराइत? देखिए, मेरी राय में IMF के पास कुछ लचक तो जरूर होगी। हम अपने दलाइल पेश करें, कुछ लचक तो हमें मिल जाएगी, लेकिन ये रीनेगोशिएशन का जो मामला है कि हम सारे के सारे सतून ही गिरा देंगे कि वो 1200 अरब का इजाफी टैक्स भी नहीं लगेगा, बिजली के रेट भी 5-6 रुपए यूनिट नहीं बढ़ाए जाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। तो ये एक उम्मीद दिलाई जा रही है या उम्मीद की किरण दिखाई जा रही है, जिसके ऊपर अमली जामा पहनाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अब डॉक्टर साहब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है सर, इख्तिसार से मुझे ये बता दीजिएगा कि इस वक्त हुकूमत जो मस्बत आशारिये दिखा रही है, जिस तरह से हमारी इकोनॉमिक पिक्चर को पेंट किया जा रहा है, क्या ये हुकूमत की तरफ से एक नई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि ऑपोजिशन जो है वो प्ले कर रही थी कि हुकूमत की बड़ी बैड गवर्नेंस है, इकोनॉमिक पॉलिसीज ठीक नहीं है, कंफ्यूजन का शिकार है, जिसके बाद हुकूमत ने अपनी स्ट्रैटेजी को रिविजिट किया है और अब नए तरीके से मार्केटिंग की कोशिश कर रहा है? जी, मेरा ख्याल है जैसे मैंने शुरू में कहा कि दोनों तरफ से मईशत के साथ सियासत हो रही है। हकाइक जो हैं वो बड़े फ़र्क हैं। जो 22 करोड़ पाकिस्तानी ज़मीन पे रह रहे हैं वो सवाल पूछ रहे हैं आटा, चीनी और बिजली के बारे में, और उनके जवाब जो आ रहे हैं, जो हुकूमती नुमाइंदे शायद किसी और सियारे में रह रहे हैं, मरीख से जवाब दिए जा रहे हैं। तो सवाल कुछ उठता है, उसका जवाब कुछ और मिलता है। लेकिन एक और बुनियादी नुक्ता हमने ज़रूर रखी है कि जिस मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम होता है वहाँ पे मईशत का हाल जो है वो यही होता है जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है, क्योंकि मईशत और सियासत का एक बड़ा गहरा ताल्लुक है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में।
तो पहला कदम अगर जो हमने उठाना है वो सियासी इस्तेहकाम की तरफ जब नहीं उठेगा तो मईशत का आप भूल जाइए कि मईशत में किसी किस्म की इंप्रूवमेंट हो पाएगी। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो है हमारी वो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी में भी रिफ्लेक्ट होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। माहिर इक्तिसादी अमूर डॉक्टर फारूक सलीम हमारे साथ मौजूद। गुफ्तगू आपने सुनी है। अभी एक ब्रेक लेंगे जी, क्विक शॉर्ट ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। गुज़श्ता साल जुलाई में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कौम को खुशखबरी सुनाई कि अप्रैल 2021 से मुल्क में पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम राइज होगा। हुकूमत ने चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर से माहिरीन तालीम को मदऊ किया। एजुकेशनिस्ट जो है मदऊ किए गए, एकेडमिशियंस को बुलाया। यकसा निसाब के लिए 70 कुतुब मख्तस की गई। हर मजमून के माहिर सर जोड़ कर बैठ गए। सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और कैम्ब्रिज के निसाब का जायजा लिया गया। कंपैरेटिव एनालिसिस हुए। नए निसाब को आलमी मयार के मुताबिक तरतीब देने के लिए माहिरीन ने दिन रात एक कर दिए। हमने दस्तक के नाजरीन को अप्रैल में निसाब तालीम से इस्लामी इसबाक निकालने के हवाले से बाखबर किया था, जिसके बाद हुकूमत ने निसाब पर नजर सानी की थी। लेकिन गुज़श्ता दिनों 5वीं जमात के मुताले पाकिस्तान की किताब मौजूद बहस है। सोशल मीडिया पर किताब के 2 सफ़ात दिखाए जा रहे हैं। इन सफ़ात में साबिक और मौजूदा वज़राए आज़म का जिक्र है। शेयर किए जाने वाले सफ़ात के पहले हिस्से में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सुप्रीम कोर्ट से हटाए जाने के बाद राजा परवेज़ अशरफ का जिक्र है। ताहम इसके बाद नवाज शरीफ की बजाय मौजूदा वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी हुकूमत के कारनामे दर्ज हैं। इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत ने बदनीयती के बायस दरसी किताब से साबिक वज़ीर आज़म का जिक्र ख़त्म कर दिया है। उनके 2013 में शुरू होने वाले दौरे हुकूमत का जिक्र तक नहीं किया गया और ना ही साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का जिक्र है। हमने इसके हक़ाइक़ जानने की कोशिश की। हमारी तहकीकात के मुताबिक मुताले पाकिस्तान की किताब के सफ़ात सियाक़ो सबाक से हटकर पेश किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर शेयर किए जाने वाले सफ़ात 5वीं जमात की मुताले पाकिस्तान के नहीं हैं, बल्कि ये सफ़ात 10वीं जमात की किताब के हैं। इस वक्त हम आपको शेयर किए जाने वाले और दीगर सफ़ात भी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो सफ़ात शेयर हो रहे हैं उनमें पाकिस्तान की मौजूदा तारीख से मुताल्लिक बाब है और वहाँ हर वज़ीर आज़म का जिक्र है। किताब की तैयारी के दौरान जहाँ नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो का जिक्र है, वहाँ उनके अदवार इकट्ठे लिख दिए गए हैं। ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह 2 साबिक वज़राए आज़म के बारे में इकट्ठा लिखा गया है। यही वजह है कि जो सफ़ा शेयर किया जा रहा है उसमें जब 2012 में सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी का दौर ख़त्म होता है और राजा परवेज़ अशरफ का दौर शुरू होता है, तो इसके बाद 2018 के इंतखाब की बात शुरू हो जाती है। बहरहाल गलत तासुर के बावजूद ये किताब भी एक हकीकत है कि नया निसाब तालीम जो गलतियां हैं उस निसाब तालीम के अंदर, जो करिकुलम के अंदर जो है इस वक्त मिस्टेक्स दिखाई दे रही हैं, वो भी अपनी जगह पर मौजूद हैं। तारीखी गलतियां हैं, कुरानी अहकामात और अहादीस में गलतियां हैं, इस्लामी अशार और मुताले पाकिस्तान में संगीन गलतियां की गई हैं। यही नहीं है बल्कि अंग्रेज़ी और रियाजी के मज़ामीन में भी बच्चों को गलत असबाक पढ़ाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये कहने का जी चाहता है कि शिकायत है मुझे यार, खुदाबंदान मकतब से सबक शाहीन बच्चों को दे रहे हैं खाकबाजी का। हमारी कुतुब के अंदर जो कुछ लिखा जा रहा है और जिस तरह से सियाको सबाक से हटकर एक मंजर पेश किया जा रहा है, फोर्ज्ड हिस्ट्री पेश की जा रही है, गलत आदाद व शुमार दिए जा रहे हैं, उससे माइंड मेकिंग हो रही है और एक तासुर है कि बड़ी सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और अहदाफ क्या हैं, ये जानेंगे। अब एक MD पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड राय मंजूर नासिर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मंजूर नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा, मेरा ख्याल इस पे आपसे बेहतर कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप MD पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड रहे हैं, फिर आप मुतनाज़े भी हो गए, लेकिन उसकी वजह कुछ और थी। आप कुछ करेक्टिव रिफॉर्म्स लाना चाहते थे, आपने कुछ मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की थी। ये बताइएगा कि जो 10,000 कुतुब इस वक्त निजी और सरकारी तालीमी इदारों के अंदर पढ़ाई जा रही हैं, क्या वो पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड से कोई NOC ले रही हैं? क्योंकि NOC लेने की मजाज तो है, उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने के बाद पढ़ाया जा रहा है। अच्छा, ये जो कानून है ना जी, जिसके तहत पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चलता है, ये लॉ है 2015 का, इसको PCTB कह लें, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड को आसानी के लिए। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक तो सरकारी किताबें हैं जो सरकारी स्कूलों में हैं, ये कोई 10 करोड़ किताबें गवर्नमेंट छापती है और फ्री तकसीम करती है गवर्नमेंट के स्कूलों में। अच्छा, कुछ प्राइवेट स्कूल भी यही किताबें लगाते हैं, वो कीमतन ख़रीदते हैं। ये दूसरी नस्ल है किताबों की जिसमें गड़बड़ थी, वो ये है कि जो प्राइवेट पब्लिशर्स हैं उनको चाहिए, लॉ ये रिक्वायर करता है, लॉ का तकाजा है कि वो किताब जब लिखें और मार्केट में भेजने से पहले वो बोर्ड से चेक कराएंगे
अब आपको याद होगा कि हमने कोई 500 किताबें चेक की थी जिसमें 100 किताबों पे पाबंदी लगी थी। उनमें से किसी ने चेक ही नहीं करवाई, बोर्ड के पास भेजी नहीं, बार किताब छापी और लगवा दी, इसलिए उसमें बहुत गलतियां थी। जी मंजूर नासिर साहब, ये तो कानून की सरीन खिलाफ वर्जी थी कि एनओसी नहीं लिया गया और एनओसी ना लेने के बावजूद ये किताबें पढ़ाई जा रही थी। तो उस पर पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने जब हरकत की, मतलब आपने 30 रिव्यू कमेटीज बनाई, आपने 500 किताबों को रिव्यू करने का कहा, उसमें से तकरीबन 100 किताबों के अंदर गलतियां पाई गई। सबसे पहले तो मुझे बताइएगा कि गलतियों की नौयत क्या थी, यानी किस नेचर की ये मिस्टेक्स थी और फिर इनको ठीक करने में इस्लाह के अंदर कौन आड़े आ रहा था? अच्छा, गलतियों को मोटा मोटा आप 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले क्योंकि हम मुसलमान हैं और पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरी मुल्क है, मैं उस हवाले से बात करूंगा कि एक 32 सफ़े की किताब है इस्लामियात की, उसमें 82 गलतियां थी। आप हैरान हो जाएंगे कि अगर प्राइमरी पास बंदा भी उसको पढ़ लेता तो कम से कम इतनी गलतियां। सूरत फातिहा का तर्जमा गलत लिखा हुआ है। एक सूरत अल कुरैश है, अब सूरत अल कुरैश की 4 आयात हैं, उसका तर्जमा जोड़ के लिखा हुआ है। ये नहीं है कि अरबी के नीचे, मतलब ऊपर पहले अरबी ख़त्म होती है फिर नीचे तर्जमा लिखा हुआ है। 4 आयतों की हालत यह है कि पहली आयत का तर्जमा ठीक लिखा है, दूसरी का सिरे से लिखा ही नहीं है, और तीसरी का लिखा है और चौथी का गलत लिख दिया है। अच्छा, अल्लाह ताला का नाम गलत लिखा है और तौहीन रिसालत तक उसमें था, नौज़ुबिल्लाह, तौहीन सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और हदीसें गलत। कि 500 किताबों को रिव्यू किया, 100 किताबों में गलतियां निकली, तकरीबन 20% बनता है, और आप कह रहे हैं कि 10 करोड़ किताबें पब्लिश की जाती हैं, तो अभी 10 करोड़ तो बहुत दूर की बात है, अभी तो 500 किताबों को रिव्यू कर रहे थे आप। तो ये बताइएगा, ये जो मिस्टेक्स आप बता रहे हैं, ये जो मिस्टेक्स आप बता रहे हैं राय नासिर साहब, ये कोई टाइपो एरर्स नहीं लग रहे हैं बज़ाहिर, ये तो कॉन्शियस अटेम्प्ट्स, सोची समझी साजिश मालूम होती है। इस एजेंडे के पीछे कौन है सर? मतलब ये पब्लिशर्स हैं, ये उन किताबों के राइटर्स हैं, या सबकी मिली भगत है और इसमें पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड भी शामिल है? अच्छा, इसमें दोनों तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप तो वो है कि जिन्होंने उर्दू बाज़ार में बैठे हैं, चंद ऐसे हजरात हैं, और उन्होंने एक लड़का रखा कंप्यूटर वाला, मैट्रिक पास पकड़ा, उसे कहा कि यार देखो इस्लामियात की किताब लिखनी है, ये 6-7 किताबें हैं, बाकी कंप्यूटर से कट पेस्ट करके लगा दो। उनका सारा जोर जो होता है ना वो गत्ते पे होता है कि किताब बाहर से बहुत खूबसूरत नज़र आए और बड़ी लशपश हो और उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत होता है। एक तो वो किस्म है। दूसरी किस्म जो है ना, उनकी बिल्कुल सोची समझी साजिश है कि इनका कल्चर हमने तबाह करना है, इसमें हया हमने ख़त्म करना है, हमने कुरान हदीस इनको गलत बताना है। राय मंजूर नासिर साहब, पहली से 5वीं जमात तक यकसा निसाब तालीम की बात हो रही है कि पहली से 5वीं तक हमने इसको बिल्कुल यकसा कर दिया है सबके लिए, इक्वालिटी की बेसिस के ऊपर ये निसाब, सबको एक ही निसाब पढ़ाया जा रहा है। तो इसमें किस कदर हकीकत है? क्या वाकई ये वो हारमनी आपको दिखाई देती है, वो यकसानियत दिखाई देती है निसाब के अंदर? इसमें बिल्कुल ऐसी हकीकत है कि वो हमारे एक दोस्त ना, बच्चे बड़े तंग आ गए, उन्होंने कहा अबू रोज़ ही हम आलू मटर खाते हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटा, एक दिन हम आलू मटर पकाते हैं, दूसरे दिन हम मटर आलू पकाते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही बना है, सिंगल नेशनल करिकुलम। अब देखिए करिकुलम होता क्या है? करिकुलम ये है कि चंद चीज़ें तय कर ली जाती हैं, मिसाल के तौर पे कि ये 4वीं जमात का बच्चा है, इस्लामियात में इसको हमने सिखाना है कि सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बड़ों का अदब करना चाहिए, इस तरह की 10-20 बातें लिख ली। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे कि जी वादा खिलाफी नहीं करनी चाहिए, वादा पूरा करना चाहिए। अब इसको सिखाने के कई तरीक़ेकार हैं। एक तो यह है कि आप कोई कहानी खुद ही लिख लें, एक शहजादा था, एक शहजादी थी, वो बच्चे को समझ आती जाएगी कि जिसने वादा खिलाफी की उसका नुकसान हुआ और जिसने वादा। अच्छा, एक ये है कि आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की डायरेक्ट मिसाल दें कि जी उन्होंने उनका वाक़या लिख दें। एक ये है कि आप कोई फ़िक्रे लिख दें, आप कोई शेर लिख दें। ये है कुरिकुलम, और आगे वो है कहानी उस पर जो बनती है लिखाई। अच्छा, ये कुरिकुलम पहले भी इस्लामाबाद से बनता था। 2010 के बाद ये जब सूबों को आज़ादी मिली, खुद मुख्तारी मिली, तो उसमें ये हुआ कि वो सूबों में बनना शुरू हो गया। अब उन्होंने उन सूबों को इस्लामाबाद में मीटिंग करके, अच्छा मुझे बताएं कि जो बेसिक पैरामीटर्स हैं कि इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, मोरालिटी के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए, ये कौन सी किताब में पहले मौजूद थी जिन्होंने निकाल दी है? कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए प्राइम मिनिस्टर का ये है कि प्राइम मिनिस्टर के पास 10,000 इश्यूज़ हैं। जो कौमी टीवी हमारा चल रहा है वो 6 बजे बंद हो जाता है। मतलब ये कौन से बच्चे हैं जो 6 बजे सो जाते हैं? आप अंदाज़ा कर लें, 6 बजे असर होती है, अच्छी खासी सूरज 1 घंटा खड़ा होता है। ये बहुत बारीकी से करने वाला काम है। अगर कोई दयानतदारी से करना चाहे तो इसका फिर एक तरीका है, वो मैं बता देता हूँ। वो ये है कि आप प्राइवेट स्कूल की किताब उठाएं, किसी स्कूल की, किसी सरकारी की, वो किताब एक हो, उसमें खास स्टोरी लिखें, जो लिखे वो एक किताब, एक गत्ता, एक अल्फाज हो। अच्छा, वो कहते हैं नहीं जी देखिए बात तो वही है, तो फिर पहले भी वही बात थी। वो कहते हैं जी हम अपने लिहाज से स्टोरी लिखते हैं, आप अपने लिहाज से लिखते हैं। मुझे तो इसमें कोई फर्क नजर नहीं आता, माँ सिवा इसके
कि ये मीटिंग इस्लामाबाद में की गई एंड दैट्स इट। ये जो बातें आप कर रहे हैं बहुत भली हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, इंसाफ पसंद है आप, तो आपसे नाइंसाफ़ी क्यों हुई है? मैं तो ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आपका एक अच्छा इनिशिएटिव था और वो ये था कि जो किताबें पब्लिश होती हैं इसके लिए 500 करोड़ खर्च होते हैं और पेपर के ऊपर खर्च होते हैं। आप ये चाह रहे थे कि ये जो यहाँ कंजम्पशन होती है इसको भी कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए और आपने उसके लिए एक फॉर्मूला भी दिया था, लेकिन उसके आड़े कौन आ गया? इसका मतलब तो बज़ाहिर दिखाई देता है कि ये किसी का वेस्टेड इंटरेस्ट है, ये बिजनेसमैन लोग बैठे हुए हैं, पब्लिशर्स बैठे हुए हैं, लेकिन कोई है जो इनके हाथ मजबूत कर रहा है, जिसका ताल्लुक इंतजामिया से है, जिसका ताल्लुक सियासत से भी है। तो तहरीक इंसाफ हुकूमत में ये नाइंसाफ़ी क्यों हो रही है? मैं चाहता हूँ आज आइडेंटिफाई करें आप। बस मैं अर्ज़ करता हूँ कि वो ज़ाहिर सी बात है, वो ताकतें जिनके मफादात को जद पड़ी। अब जो कागज़ वाली बात आपने की है कि बिल्कुल एग्जैक्ट आपका फिगर दुरुस्त है कि 500 करोड़ हर साल इस पर लगता है जो ये किताबें फ्री तकसीम होती हैं। मैंने कहा जी जब हमारी किताब की उम्र ही 1 साल है, कोई लाइब्रेरी की किताब तो है नहीं, तो हम वो कागज़ चेंज करते हैं, ग्रामेज सारी वर्किंग मैंने उसकी की और मतलब जिस सतह पर जा सकता था मैं खुद बाज़ारों में जाके उस पर 100 करोड़ रुपए सालाना बचत हो सकती थी। अब सोचें ज़ाहिर उसमें मिलों वालों का नुकसान हो जाना था। उसके बाद हमारे कुछ सियासतदान थे, कुछ फिर हमारे लिबरल्स हैं जिनको इस्लाम से वैसे तकलीफ है। मसलन मैंने 100 किताब से पहले किताब बैन की सनराइज पब्लिशर की। अब उन्होंने बच्चे को सिखाना है 3, लिखा हुआ है 1 + 2 = 3। आप 3 फूल बना दें, 3 अंडे बना दें, 3 बकरियां बना दें, यानी कोई ऐसी 3 चीज़ें जो बच्चा आसानी से पहचानता है। उसमें बने हुए थे 3 सूअर, तो मैंने किताब को बैन कर दिया। अच्छा, उस पर हमारा ये जो लिबरल सो कॉल्ड तबका है, ये एक भाई साहब बड़े को मीडिया के मशहूर है, उन्होंने कहा कि नहीं जी सूअर भी तो एक जानवर है फलाना। मैंने कहा जी आप घर में रख लें, 15-20 सूअर रख लें, बच्चे और सूअर इकट्ठे खेलते रहेंगे पाकिस्तान में तो। अच्छा, अब सूअर एक ऐसी चीज़ है कि देखिए वो उससे मना किया गया और नाम लेने से भी कोई इतना अच्छा तसर नहीं जाता, उसको बच्चा चिड़ियाघर में भी नहीं देख सकता। अब एक तो वो है जो कहते हैं कि जी हर सूरत में सूअर ही लगेगा। फिर खैर मैंने किताब बैन की तो उन्होंने भेड़ बना दी और फरवरी का वैलेंटाइन डे और गाय फॉक्स नाइट वो किताबें दुरुस्त हो गई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राय मंजूर नासिर साहब आपके वक्त के लिए। साबिक MD पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड राय मंजूर नासिर हमारे साथ मौजूद थे। ये इशू बड़ा पर्टिनेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने किसी कौम का मुस्तकबिल डिटर्मिन करना है तो ऑब्वियसली उन बच्चों को ऐसा निसाब पढ़ाया जाए जो निसाब आप ये चाहते हैं कि उससे वो टेम हो, उससे उनकी ज़हन साजी हो और मुस्तकबिल में वो आदाब हासिल किए जा सकें जो आप अचीव करना चाहते हैं। मशहूर शेर है कि यूँ कत्ल से बच्चों के वो बदनाम ना होता, अफसोस के फ़िरौन को कॉलेज क्या न सूझी। तो ये जो कुछ हो रहा है अगर सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है, प्लांटेड है, तो यकीनन तहरीक इंसाफ हुकूमत को ज़रूर हरकत में आना चाहिए। अभी एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज का इनखला, पाकिस्तान क्या सोचता है, इस मामले को उठाएंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। 20 जून से कबल अफगान जंग का मरकज अमरीकी फौज का मरकजी अड्डा यानी बग्राम एयरपोर्ट अफगान फोर्सेस के हवाले कर दिया जाएगा। कैसे वक्त में एट दिस पॉइंट इन टाइम जब अमेरिकन ट्रूप्स इवैक्यूएट हो रही है अफगानिस्तान से, तो इसके पाकिस्तान पर क्या इंप्लीकेशंस होंगे, पाकिस्तान कैसे मुतासर हो सकता है? वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस पर बात की है, वो क्या कहते हैं, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। दुनिया में मुल्क तरक्की नहीं करते, रीजन्स तरक्की करती हैं। जब यूनाइटेड स्टेट्स की फोर्स विड्रॉ करें अफगानिस्तान से, तो हम पूरी तरह अपनी कोशिश करें पीसफुल ट्रांजिशन की, एक पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, क्योंकि सारे खित्तों को फर्क पड़ेगा अगर अफगानिस्तान में वो पीसफुल सेटलमेंट ना हुई और इंतशार हुआ, हम सब इफेक्ट होते। इस इवैक्यूएशन से खित्ता किस हद तक मुतासर होगा, पाकिस्तान कितना मुतासर हो सकता है, बात करेंगे। इस वक्त सीनियर डिफेंस एनालिस्ट लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि अमेरिकन ट्रूप्स जब इवैक्यूएट कर रही है अफगानिस्तान से, तो हमारी एक पॉलिसी है कि नो बूट्स ऑन ग्राउंड और नो एयर स्पेस, ये पॉलिसी कितनी कंसिस्टेंट रह सकती है? आपको लगता है कि इस पर कोई बदलाव आएगा या ये कंसिस्टेंट रहेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो ग्राउंड रूट्स और हमने स्पेस वगैरह यूज करने की इजाजत दी है, वो तो इस वक्त उनके लिए बड़ी क्रूशल है, क्योंकि उन्होंने वापस जाना है और उन्होंने बहुत कुछ जो है वो बाय एयर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं और बाज हैवी इक्विपमेंट वगैरह बात चीजें जो हैं वो लैंड रूट यूज करके तो वो करेंगे, यहाँ से किसी पोर्ट वगैरह पे लेके जाएं। तो ये तो एक कंपल्शन है और मैं समझता हूँ इन्हें बेहतर भी है कि वो यहाँ से जा ही रहे हैं, तो उनका सामान ले जाना इसमें फैसिलिटेट अगर हम कर दें तो कोई हर्ज।
रही बात ये कि बेसिस जहां आप कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो इशू मौजूद है। और जहां तक मेरा नॉलेज है, अमेरिका ने मैंने जितने भी जनरल बाजवा से वो टेलीफोन वगैरह पे बात करते रहे, राब्ता करते रहे हैं, मेरे चेक करने के मुताबिक जो मैंने इंफॉर्मेशन ली उसके मुताबिक उन्होंने रिक्वेस्ट नहीं की कि पाकिस्तान हमें बेसिस दे। लेकिन ये स्पेकुलेशन और र्यूमर्स बहुत ज्यादा थी और बड़ी इसमें मैं समझता हूँ आसानी उनके लिए ये है कि अगर उन्होंने बेसिस लेने हैं तो वो इंडिया में लें, क्योंकि उनका वहां पे लॉजिस्टिक सपोर्ट का उनका एग्रीमेंट वगैरह मौजूद है। इंडिया उनके बेसिस यूज कर सकता है और ये इंडिया के कर सकते हैं। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था 2 साल पहले। फिर ये है कि एयर स्पेस आपकी अगर वो यूज कर सकते हैं तो बेसिस वहां पे रखें, आपके एयर स्पेस में से गुजरते हैं तो वो आपने पहले इजाजत दे दी। तो ये कहना कि जरूर यही बेसिस ले लें, वो कोई ऐसा इसमें प्रोपेगेंडा बहुत ज्यादा है, स्पेकुलेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन रियलिटी इसमें नहीं। अच्छा जनरल साहब, अमेरिकन ट्रूप्स की इवैक्यूएशन के बाद हमारे लिए एक और चैलेंज भी है। अशरफ गनी गवर्नमेंट के साथ तालिबान का क्या ताल्लुक रहता है? फिर आपको पता है वहाँ पर कुछ मिलिटेंट विंग्स भी हैं, कुछ मिलिशियाज भी हैं जो वहाँ की स्टेबिलिटी के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मतलब अगर वो चाहते हैं कि अफगान इंटरनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करनी है तो वो किए रखेंगे। तो आपको क्या लगता है ये जो इंस्टेबिलिटी है विद इन अफगान गवर्नमेंट, ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा क्रूशल हो जाएगी और कितनी डैमेजिंग हो सकती है मुस्तकबिल करीब में? देखिए, जब भी कभी अफगानिस्तान में इंस्टेबिलिटी हुई है उसका फॉलोअप पाकिस्तान पे आया है। वो रेफ्यूजीज की शक्ल में हो, वो बेशक जो इंसर्जेंट्स हैं वो भाग के वहां से आए या क्रिमिनल एलिमेंट्स आ जाएं, ये प्रॉब्लम वहां पे रहती है। और आज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अशरफ गनी जो बहुत ज्यादा आप कह लीजिए कि फाउल माउथ्ड आदमी है, पाकिस्तान के बारे में अशरफ गनी और उसका टोला बड़ी बड़ी गलत बातें, फजूल बातें करते रहे हैं। अगर कल इन पे उफ्ताद आए तो ये भी भागे इधर आए। सब देखें ना, विदाउट एनी कंक्लूजन, विदाउट एनी डिसीजन, अमेरिकन ट्रूप्स जो है वो अफगानिस्तान से निकल रही हैं और उसके बाद जो इंस्टेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक तासुर ये है कि ये होगा क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। तो उसके बाद हमारे लिए जो 2 प्रोमिनेंट चैलेंजेस हैं, एक आपने जिक्र किया कि रेफ्यूजीज हैं जिनको ऑलरेडी हमने केटर किया। अब फिर अगर रेफ्यूजीज यहाँ पर आते हैं तो क्या हम इतने रेफ्यूजीज को केटर करने के मुतहम्मिल हो सकते हैं, क्योंकि उसके अपने इंप्लीकेशंस हैं। फिर हमने ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब किया, ऑपरेशन रद्दुल फसाद किया, हमने तहरीक तालिबान पाकिस्तान को का कला कमा किया। एक दफ़ा फिर से आपको नहीं लगता कि रिसर्जेंस होगी इस सफर? देखिए, जब भी रेफ्यूजीज या कोई भी वहां से ग्रुप ऑफ पीपल मूव करेगा इस तरफ, तो आप देखेंगे कि टीटीपी के दहशतगर्द टेररिस्ट जो हैं वो उसमें जरूर शामिल होकर निकलने की कोशिश करेंगे या निकल आए, क्योंकि आप हर टेररिस्ट को तो नहीं पहचानते शक्ल, लिहाजा वो यहाँ पे आके तो फिर अपना नेटवर्क वगैरह एस्टेब्लिश करने का काम करेंगे। ये प्रॉब्लम रहेगी और है। आप आज भी देख लीजिए कि तुर्खम का जो हमारा नॉर्मल क्रॉसिंग साइट है जहां चेकिंग हम करते हैं, वो चेकिंग कई दफा नहीं पूरी तरह होती और कई दफा वहां पे हुल्लड़बाजी होती है और लोग निकल जाते हैं। तो उसकी वजह से आप देखें कि टेररिज्म फिर कुछ ना कुछ शुरू हो जाता है। कुछ अर्से के बाद यहाँ पे वाकयात कोई ना कोई शुरू हो जाते हैं, खासतौर पे ये जो हमारा ट्राइबल एरियाज हैं। तो ये प्रॉब्लम तो हमें रहेगी और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें अपनी हिकमत अमली नई बनानी होगी कि इसको कैसे चेकिंग सिस्टम इंप्रूव करना है या इंटेलिजेंस को ज्यादा फैलाना है, चेक सिस्टम रखना, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज्यादा होंगे। ये मसाइल तो आएंगे और ये इससे बढ़ के भी मसाइल आ सकते हैं। और वो आप देखिए कि सीपैक का मसला है हमारा। अगर सीपैक डिस्टर्ब हो जाता है तो आप देखिए, और वैसे भी अफगानिस्तान इनस्टेबल हो तो सीपैक की पूरी पोटेंशियल जो है उससे हम फायदा नहीं उठा सक रहे, क्योंकि सेंट्रल एशिया जो वो कनेक्टेड नहीं होगा उससे। जी जनरल साहब, मैं इसी तरफ आना चाह रहा था कि सीपैक में हमारी चाइना के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, पाक चीन दोस्ती है, फिर ईरान भी उसमें शामिल हो गया है। दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि जैसे अमेरिका का और इंडिया का भी एक डील है। तो कैसे देखते हैं रीअलाइनमेंट जो है वो जो बैनुल-अक़वामी सफ़ों के अंदर कोई रीअलाइनमेंट दिखाई दे रही है, तो आपको डू यू थिंक कि हमें रीअलाइन होने की ज़रूरत है? क्योंकि वहाँ से अगर भारत अपना रसूख बढ़ाता है, अमेरिका के साथ उसको जो है वो मज़ीद मुस्तहकम होता है, तो हमारे यहाँ मज़ीद प्रॉब्लम्स, पेचीदगी बढ़ेगी। तो हमें रीअलाइन करने की ज़रूरत है, या आप समझते हैं कि जिस तरह से हम चल रहे हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल ठीक है, हमारी अलाइनमेंट बिल्कुल दुरुस्त है इस वक्त? देखिए, आप इस पॉलिसी से हट नहीं सकते, ये भी मजबूरी है। चाइना हमारा हमेशा एक बड़ा रिलायबल दोस्त रहा है। अगर आज अमेरिका हमें ये कहे कि जी आपने किसी एक को चुनना है, चाइना या यूनाइटेड स्टेट्स, तो सोचिए कि हमारे लिए कितनी डिफिकल्ट सिचुएशन होगी। एक दूसरा बड़ा वाज़ेह है कि अमेरिका तो कभी भी हमारा बहुत रिलायबल दोस्त नहीं रहा। उसने तो आज भी देखे ना अफगानियों के साथ क्या किया है।
अफगानिस्तान में पाकिस्तान हमेशा कहता रहा कि हमें सबसे बड़ा खतरा यही है कि आप अचानक छोड़ के निकल ना जाएं, आप निकल के अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज रहेगा। तो बेहतर यह है कि आप अफगानिस्तान के बारे में कोई फैसला करें कि आपने यहाँ पे अल्टीमेटली करना क्या है। उन्होंने कभी अपनी एंड गेम नहीं बताई और आज छोड़ के जाने, ये इनकी हमेशा हिस्ट्री ऐसी रही है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। जनरल साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ मौजूद थे। अफगानिस्तान के अंदर की स्टेबिलिटी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। अगर वहां इंस्टेबिलिटी होगी तो वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इंस्टेबिलिटी दिखाई देगी। एक क्विक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सियाने कहते हैं कि पहले बोलने से पहले तोल लेना चाहिए, लेकिन मौजूदा दौरे हुकूमत में पहले बोला जाता है, जबकि इस बोल के दिफा में मजीद मुतनाज़ गुफ्तगू सामने आ जाती है। वज़ीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने एक बयान दिया। यह बयान एविएशन इंडस्ट्री में बेहतर मकाम रखने वाले पाकिस्तानी पायलट्स से मुताल्लिक था। जून 2020 में वज़ीर हवाबाजी ने बयान दिया कि पाकिस्तानी पायलट्स ने जाली डिग्रियों पर लाइसेंस हासिल कर रखे हैं। सिर्फ इस एक बयान के बाइस PIA को 8 अरब रुपए के करीब नुकसान पहुंचा है। एक बयान का नुकसान पाकिस्तान के लिए किस तरह से बना है, इसका जायजा आपके सामने रखते हैं। गुलाम सरवर खान साहब के मुतनाज़े बयान के बाद बरतानिया, यूरोपीय ममालिक, इटली, स्पेन और फ्रांस के अलावा और नॉर्वे ने PIA की परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। बयान के बाद 14 पायलट्स के लाइसेंस मनसूख हुए, जबकि 5 को नौकरियों से निकाल दिया गया। जबकि पाकिस्तान में 860 फाल पायलट्स में से सिर्फ 262 की डिग्रियों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। इनमें से भी कौमी एयरलाइन के महज 141 पायलट्स मशकूक थे। इसी तरह एयर ब्लू के 9, शाहीन के 17, जबकि 85 पायलट्स दीगर एयरलाइन से ताल्लुक रखते थे। यह नुकसान सिर्फ PIA का नहीं हुआ, बल्कि इसका खमियाजा दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी पायलट्स को उठाना पड़ा है। दुनिया भर में खिदमत सर अंजाम देने वाले पायलट्स का जायजा लिया जाए तो मुत्तहिदा अरब अमारात में 50, तुर्की में 30, कतर 10 और मलेशिया में 8 पाकिस्तानी पायलट्स काम करते हैं। यही नहीं है, बल्कि सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, इथोपिया और साउथ अफ्रीका में भी पाकिस्तानी मुख्तलिफ एयरलाइंस में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। वज़ीर हवाबाजी के बयान के बाद जो वियतनाम और मलेशिया ने पाकिस्तानी पायलट्स को ग्राउंड किया, साउथ अफ्रीका में वाहिद पाकिस्तानी पायलट को भी तैयारा उड़ाने से रोक दिया गया। यही नहीं, बल्कि यूरोपियन यूनियन एसोसिएशन ऑफ सेफ्टी एजेंसी EASA ने अपने 32 रुकन ममालिक की अथॉरिटीज़ को पाकिस्तानी लाइसेंस के हामिल पायलट्स को फ्लाइंग करने से रोका। वज़ीर हवाबाजी के बयान के बाद सिविल एविएशन ने एक खत लिखकर पायलट्स को रोजगार बचाने की कोशिश की। पाकिस्तानी पायलट्स की प्रोफेशनलिज्म पर बात की गई, लेकिन जब अहम हुकूमती ओहदे पर मौजूद शख्स बड़े ऐवान के अंदर खड़ा होकर मुतनाज़े बयान देता है तो कोई भी इदारा और शख्सियत जितनी भी कोशिश कर ले इसका जवाब नहीं दे सकता है। यही पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री है और पाकिस्तानी पायलट्स के साथ हुआ है। आज हुकूमत खुद ये तस्लीम कर रही है कि कौमी एयरलाइन को महज सिर्फ एक बयान से 7 अरब 90 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा है। सवाल यह है कि कौमी खजाने को 8 अरब के इस टीके का अजाला कौन करेगा? जाली डिग्री में मुलव्वस से कितने अफराद को सजा हुई है? एक बयान का बोझ 8 अरब रुपए है जो पाकिस्तानी अवाम की जेबों से दिया गया है। कोई आपको पता हो रिपोर्ट में कोई फेक लाइसेंस है और आप ना करें, कोई क्रैश हो जाए, खून तो मेरे हाथों पे है, हम सारी कौम के ऊपर है। रियासत इस 8 अरब का नुकसान तो देना पड़ेगा। ये तो था आज का 10 तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।